नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बैठक करेंगे शाम 4:30 बजे। इस बैठक को पीएम ने बुलाया है। बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी आज अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बड़ी बैठक करेंगे और इस बैठक को पीएम मोदी ने शाम को 4:30 बजे बुलाया है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बैठक बुलाई है और अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई बड़े निर्देश भी अधिकारियों को कोरोना को लेकर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों से पीएम मोदी जानकारी भी लेंगे और शाम को 4:30 बजे ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है। शाम 4:30 बजे सभी अधिकारी पीएम मोदी से मिलेंगे और एक बड़ी बैठक कोरोना को लेकर की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इस बैठक में कौन कौन अधिकारी शामिल हो सकते हैं और क्या निर्देश उनको पीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो कोरोना के केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं, खासतौर पे दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करें, उसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ साथ जो केंद्र सरकार है वो नजर बनाए हुआ है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस पे नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना से बचा जाए। देखिए ओमिक्रॉन तो खतरनाक है ही है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें डेल्टा वेरिएंट की, तो वो भी अब लोगों पे हावी हो रहा है। एक के बाद एक जो केसेस है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शाम 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में तय होगा कि आखिर इस जो कोरोना का जो तीसरी लहर कहीं ना कहीं अब आ चुका है, उसको देखते हुए क्या कुछ राज्यों की तैयारियां है, क्या कुछ केंद्र की तैयारियां है। अगर राज्य वैक्सीनेशन के मामले में ढिलाई तो नहीं बरत रहे हैं, अगर जिन लोगों को पहली वैक्सीनेशन लग चुकी है उनको दूसरी डोज कब लगेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि बच्चों की वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाना चाहिए और लगातार जो 15 से 18 साल के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस पर भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। संभव है कि ये जो बैठक है वो वर्चुअली हो, जिसमें जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो भी जुड़ेंगे और कुछ राज्यों के भी जो स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में जुड़ सकते हैं। और तमाम प्रधानमंत्री, देखिए अब की बार प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ओमिक्रॉन को हावी होने से देश पर रोका जाए। अगर ओमिक्रॉन हावी हो जाता है, खासतौर पर अगर हम बात करें ग्रामीण स्तर पर हावी हो जाता है, तो इसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में प्रतिदिन प्रधानमंत्री अपडेट लेते हैं कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों से कि क्या कुछ अभी चल रहा है, किस प्रकार से अगर हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने हैं उसको दिशा निर्देश उसको लेकर दिए जा रहे हैं राज्यों को कि बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, खासतौर पे वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए और जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको कोरोना से कैसे बचाया जाए, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और लगातार ये बैठकें चलती रहेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से तीसरी वेव आई हुई है, जिस प्रकार से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये बैठक बुलाई गई। जी पीयूष, एक सवाल ये भी है कि लोग जो हैं उनके मन में एक डर अभी बना हुआ है कि क्या जो स्थिति है वो लॉकडाउन की तरफ जा रही है, तो क्या इस बैठक में इसको लेकर भी कुछ चर्चा होगी? जी बिल्कुल, आप देखिए वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली में लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू कई राज्यों में लगाया गया है। अगर केसेस पे कंट्रोल नहीं होता है तो केंद्र सरकार इस पे भी विचार और मंथन राज्यों से फीडबैक ले सकती है कि क्या लॉकडाउन पे भी विचार किया जा सकता है। लेकिन कुछ स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों का ये भी मानना है कि चूंकि ओमिक्रॉन या कोरोना जो है वो खतरनाक तो है, लेकिन जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिए उन पर ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहा है। हालांकि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लोगों को बचने की जरूरत है, लेकिन अगर कोरोना के केसेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन की तरफ भी सरकार कदम उठा सकती है। लेकिन अभी सरकार की मंशा जो देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी देश भर में लॉकडाउन लगाया जाएगा। हाँ, कुछ चीजें और प्रतिबंधित की जा सकती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, राज्यों से फीडबैक लेंगे, अलग अलग राज्यों से फीडबैक लेंगे, जो स्वास्थ्य के जुड़े अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को बताएंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट चल रहा है, क्या कुछ उनके राज्यों में कितनी स्थितियां है, भयावह है या कंट्रोल में है, बेड्स की क्या स्थिति है, और अगर हम वेंटिलेटर की बात करें, तमाम चीजों की बात करें, तो वो उस पर आज प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे। अगर किसी राज्य में वैक्सीन की कमी है तो उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री आज समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ।
आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, सांसद से सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना की मार है। संसद भवन में 400 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुल 4 जज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 150 कर्मचारी वायरस से प्रभावित हैं। तो आपको बता दें कि संसद भवन में 400 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो संसद भवन के जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लगातार पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, संसद भवन में भी कोरोना ने एंट्री कर ली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में लगातार जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अभी दिशा निर्देश जारी किया गया था कि जो जरूरी सेवा से जुड़े अधिकारी हैं वही दफ्तर आकर काम करें। इसके साथ ही अगर प्राइवेट की बात करें 50% तक प्राइवेट कर्मचारियों को कहा गया था वो दफ्तर में काम करें। लेकिन देखिए संसद का मामला है, संसद में अगर संसद सत्र नहीं भी चल रहा होता है तो तमाम वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो संसद भवन तक जाते हैं और कई जरूरी काम होते हैं उनको निपटाना होता है। ऐसे में जो 6 या 7 जनवरी को ये टेस्ट किया गया था और करीब 400 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में तमाम जो उन लोगों को कहीं ना कहीं अब आइसोलेट करने की प्रक्रिया है वो चल रही है और जो स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं कि किस प्रकार से, अगर देखिए 400 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हैं, अगर सोचिए अगर ये प्रसार फैलता है तो 400 लोग कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकते हैं। ऐसे में तमाम लोगों को आइसोलेट किया जाएगा और निगरानी रखी जाएगी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो करीब 4 जज सुप्रीम कोर्ट में जो पॉजिटिव हैं वो आए हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी होम आइसोलेशन में हैं। हालांकि ये स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई है कि वो 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। संदेह है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे में उनके भी टेस्ट किए गए हैं और तमाम जो लगातार देखिए सरकारी संस्थाएं प्रतिदिन की आसपास हर 2-4 दिन पे एक बार कोरोना का टेस्ट अपने कर्मचारियों की करा रही है और सरकार सभी कर्मचारियों और सभी संस्थानों पे, सरकारी खासतौर पे सरकारी संस्थानों पे नजर बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से कर्मचारियों को बचाया जा सके। देखिए सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है, काफी जरूरी काम होता है। ऐसे में जब गाइडलाइंस भी जारी की गई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो जरूरी काम से कर्मचारी हैं वही ऑफिस आएंगे। लेकिन कोरोना का प्रसार जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में देखिए संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोई इसमें चपेट में है। अगर हम बात करें रेल भवन की तो भारतीय रेलवे के भी कई अधिकारी रेल भवन में जो काम करते हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो इस प्रसार को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इन चाहे संसद की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट लगातार वर्चुअली बैठक कर रहा है और जो जरूरी केसेस हैं, जो अति महत्वपूर्ण है, उनकी ही जो हियरिंग है वो हो रही है। ऐसे में लगातार वर्चुअली जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, तमाम जो दिशा निर्देश हैं या गाइडलाइंस है उसमें भी इजाफा हो सकता है। जी पीयूष, एक सवाल ये भी है कि 400 लोग अगर एक साथ संक्रमित होने की खबर है तो ये 400 लोगों से मिले होंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ट्रेसिंग किस तरह से की जा रही है, क्योंकि 400 लोगों ने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा? जी बिल्कुल, देखिए यही कारण है, सिर्फ 400 लोगों की बात हम नहीं कर सकते हैं। और भी लोग हैं जिन लोगों को कोरोना हो रहा है और खासतौर पर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो ये तेजी से प्रसार होता है ओमिक्रॉन का। कोरोना वायरस में उसी प्रकार से प्रसार होता है। अगर जिन लोगों ने टेस्ट कराया उनका तो पता चल गया कि वो पॉजिटिव है, लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं कराया वो भी पॉजिटिव है और कई लोगों तक उनकी वजह से प्रसार हो रहा है कोरोना का। इसी वजह से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। पिछली बार देखा गया कि लॉकडाउन से काफी हद तक जो कोरोना केसेस है उसमें कमी आई थी, लेकिन अभी देखिए जिस प्रकार से 2 दिन का ये लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है लगातार। जो डॉक्टर्स की टीम है वो सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट संस्थाओं पे नजर बनाए हुए हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, चाहे वो मनसुख मंडाविया केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हो या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हो, लगातार खासतौर पे दिल्ली पे इसलिए निगरानी रखी जा रही है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं। देश के कई कामों को इन अधिकारियों के हाथ में जिम्मेवारी होती है। अगर वो दफ्तर नहीं आएंगे तो काम नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कैसे हो, उनको कैसे इस प्रकार से वैक्सीनेशन, अगर किसी कर्मचारी ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है उनको किस प्रकार से वैक्सीन दी जाए, तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है। और
लगातार सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना पे नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री तो रोज फीडबैक अपने अधिकारियों से ले ही रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अगर 4 जज कोरोना पॉजिटिव होते हैं, अब देखिए संसद भवन में अगर 400 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं तो निश्चित तौर पे कई लोगों तक ये कोरोना का प्रसार हुआ होगा। उसके बाद से तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने घरों में आइसोलेट जरूर होंगे और जो एहतियात है वो जरूर बरतेंगे। चलिए पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,59,632 केस मिले हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 327 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में 24 घंटे में कोरोना के 40,863 लोग जो ठीक होकर जो है घर पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना ने लगातार देश में हाहाकार मचा रखा है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसको लेकर वो जानकारी देंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी और अब उन्होंने कोरोना को मात दे दी है और वो कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात दे दी है और आज वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोरोना को लेकर लोगों को जानकारी देंगे, अपने हालात के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने कोरोना को मात दी और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। खबर अब लखनऊ से है। यूपी के गृह विभाग में 2 महत्वपूर्ण तैनाती की गई हैं। आईएएस शिवकांत द्विवेदी विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं। आईएएस राकेश कुमार मालपानी विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि 2 महत्वपूर्ण तैनाती की गई हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस राकेश कुमार मालपानी विशेष सचिव बनाए गए हैं, विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं और वहीं आईएएस शिवकांत द्विवेदी विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि यूपी के गृह विभाग में 2 बहुत महत्वपूर्ण जो है तैनाती की गई हैं। आगे बढ़ेंगे। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में प्रतापपुर ओवर ब्रिज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसकी पुलिस को कैब ड्राइवर हत्याकांड में तलाश थी। तो आपको बता दें कि पुलिस और कैब ड्राइवर हत्याकांड मामले में जो आरोपी था उसकी मुठभेड़ हो गई और पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में भी बदमाश घायल हो गया। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से खबर है। बारिश की वजह से गिरी दीवार हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगतपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि रायबरेली में बारिश के चलते ये हादसा हो गया है, जिसमें 2 सगी बहनों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बारिश की वजह से दीवार जो है वो गिर गई थी और दीवार की गिरने से, उसकी चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल हो गए थे। जो 3 लोग घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो पूरा मामला जो है ये जगतपुर थाना क्षेत्र का है और इस मामले में अभी 3 लोग घायल हैं। उन 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। बारिश की वजह से दीवार गिर गई और दीवार गिरने से 2 सगी बहनें इस दीवार की चपेट में आ गईं और उनकी मौत हो गई। वहीं 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। नोएडा में थाना सेक्टर 39 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से ठग गैंग के 3 बदमाश घायल हो गई। गिरोह कार से शीशे तोड़कर लैपटॉप और अन्य सामान चोरी करता था। मुठभेड़ में घायल तीनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों से 22 लैपटॉप, 5 टैबलेट, 3 तमंचे और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो आपको बता दें कि ठग गैंग के ये बदमाश थे, जिन पर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज थे और इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जो है इनमें से गिरफ्तार कर लिया इन बदमाशों को और इनके पास से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया है। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए थे और इन तीनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं पहले से ही।
और आपको बता दें कि इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 22 लैपटॉप, 5 टैबलेट, 3 तमंचे और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गैंग के इस एरिया में मूवमेंट की सूचना थी और ये सूचना थी कि ये लोग कहीं यहाँ से कुछ घटना करके और फिर कहीं बाहर निकलने वाले हैं। हमारी टीम आज लगी हुई थी। आज आप देख रहे हैं ये सुपरटेक के बगल में जो सर्विस रोड है, यहाँ इस जगह पे हमारी टीमें लगी हुई थी। हम लोगों ने रोकने के बाद इन लोगों ने, इसमें 3 व्यक्ति इस ऑटो में सवार थे और ये ऑटो बिना नंबर प्लेट की थी, संदिग्ध थी। रोकने का प्रयास जब किया गया तो इन लोगों ने हमारी टीम्स पर अटैक किया। इसमें 3 लोग थे और उसके बाद हमारी टीम ने इसमें जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ये तीनों व्यक्ति जो ऑटो पे थे ये घेरा देख करके भागने का प्रयास कर रहे थे, उसमें घायल हुए हैं और इनको हमने तत्काल यहाँ से शिफ्ट किया है। पूछताछ में इन्होंने तीनों ने अपना नाम, एक ने अपना नाम दीपक बताया है, दूसरे ने अपना नाम जाकिर बताया है और तीसरे ने अपना नाम दिनेश बताया है। आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद में आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी विशेष के लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतार दिए गए हैं। नगर क्षेत्र में अभियान चलाकर होर्डिंग, बैनर उतारे गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट से बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए, चुनाव आयोग ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने और चुनाव का एक बिगुल बजाते हुए 7 चरणों में चुनाव होने की बात कही है और उसके बाद एक आचार संहिता, जो चुनाव के बाद पहले आचार संहिता लगती है, उस आचार संहिता का पूर्ण रूप से फिरोजाबाद में यहाँ पालन दिखाई दे रहा है। आप देखिए मेरे पीछे एक होर्डिंग है। नगर निगम और तमाम अधिकारी लोग और एसडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं और यहाँ तमाम अधिकारी यहाँ पालन को करा रहे हैं। बड़ा ही समस्या वाली बात है कि जो हेडिंग बूडिंग जो लगाए गए हैं सपा और बसपा के जो कई पार्टी लोगों के लिए, तो उन लोगों को उतरवाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और मेरे साथ मौजूद हैं सिटी मजिस्ट्रेट सागर जी मौजूद हैं। संजय सागर जी बताएंगे सर किस तरीके का सर चलाया जा रहा है अभियान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है, इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तो ये एमसीसी का वायलेशन के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें वॉल पेंटिंग, पोस्टर, बैनर राजनीतिक दलों के हैं, वो सारे हटाए जा रहे हैं और इन पे सभी राजनीतिक दलों पर समान व्यवहार किया जा रहा है। हुए यहाँ अधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद ये एक अभियान चलाया जा रहा है। वो महत्वपूर्ण अभियान यही होगा, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो तो आचार संहिता का उल्लंघन होने पर जो भी विरुद्ध कार्रवाई होगी शासन के द्वारा, वो तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहुल उपाध्याय के साथ मैं नरेंद्र शर्मा, न्यूज़ 1। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कानपुर देहात से है। पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधी के पास से देसी कट्टा, कारतूस बरामद किया। आपको बता दें कि बदमाश नौशाद कई मामलों में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है और इस 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इसके पास से देसी कट्टा और कारतूस मिला है। 25,000 रुपये का इनामिया है नौशाद, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है, जैसा कि आप लोगों को बताया भी जा चुका है प्रेस नोट के माध्यम से, और 2016 से लेकर अब तक ये कहीं ना कहीं अपराध करता रहा है। हर तरह के संगीन जुर्म, जिसमें हत्या, गौकशी, पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट आदि इसके द्वारा किए गए हैं। तो इस क्रम में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के स्तर से इस पर 25,000 रुपये का ऑलरेडी इनाम घोषित है और इसकी सघन तलाश की जा रही थी हमारी टीमों द्वारा, जिसमें संयुक्त रूप से थाने की टीम एवं एसओजी टीम लगी हुई थी और उसी क्रम में आज ये पकड़ा गया। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।